I don't think I support personally any retaliation unless we find that there is the sources of what they are sending missiles and drone. These are two Israeli interceptors hunting for a target. क्या मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ वो एप्स्टीन फाइल्स से अटेंशन हटाने की कोशिश थी? इफ यू डोंट नो व्हाट एप्स्टीन फाइल्स आर, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू और लियोन ब्लैक जैसे लोगों के नाम मेंशन्ड हैं, और उनके कनेक्शंस हैं जेफरी एप्स्टीन से। नाउ जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसियर था जिस पर टीनेज से कम उम्र के बच्चों और टीनेजर्स के सेक्सुअल अब्यूज और ट्रैफिकिंग के सीरियस चार्जेस थे। ही मिस्टीरियसली पास्ड अवे इन 2019 इन जेल। लेकिन असली तूफान तब आया जब कोर्ट डॉक्यूमेंट्स सरफेस हुए जिसमें कई पावरफुल पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स और सेलिब्रिटीज के नाम शामिल थे जो अलेजेडली एप्स्टीन के साथ ट्रैवल करते थे, उसके प्राइवेट आइलैंड पर जाते थे या उससे किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड थे। अब स्पेक्यूलेशंस ये हैं कि कहीं इन बड़े नामों को और इन्वेस्टिगेशन स्टॉल करने के लिए तो मिडिल ईस्ट को तबाह नहीं किया जा रहा। एंड इवन दो इट्स नॉट कंफर्म्ड, बट हिस्टोरिकल पैटर्न ये रहा है कि जब पावरफुल लोग कंट्रोवर्सी में आते हैं, पब्लिक ट्रस्ट हिलता है। बिल गेट्स को ही देख लो, एप्स्टीन के साथ उनकी मीटिंग्स पब्लिकली सरफेस हुई, उन्होंने खुद कहा कि वो एक गलती थी। पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, ग्लोबल एलीट्स, सबके नेम्स हेडलाइंस में थे। एंड एलीट नोज हाउ टू डिस्ट्रैक्ट अवाम विदाउट टेकिंग अ हिट। ऑन February 28, 2026 जब सब लोग इन पावरफुल लोगों को देख रहे थे, ट्रंप ने अपना मिशन एपिक फ्यूरी ईरान पर लॉन्च कर दिया। ईरान और यूएस के बीच टेंशन कोई आज की बात नहीं, सालों से सैंक्शंस चल रहे हैं, साइबर ऑपरेशंस हो रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं, शैडो ऑपरेशंस की खबरें रहती हैं। ये सब ऑलरेडी टेबल पर था। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि डायरेक्टली हुआ। ट्रंप ने ऑब्जेक्टिव क्लियर रखा। It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. नेतन्याहू ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया लायंस रॉर। तेहरान, इस्फहान, कोम, करज सब हिट हुए IRGC बेसिस, मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, नेवल हेडक्वार्टर्स। और फिर वो चीज आई जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, सुप्रीम लीडर अली खामेनी ही की डेथ। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक का रिजल्ट नहीं था, ये लीडरशिप डिकैपिटेशन थी। ईरान का जवाब फौरी था। बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स इजराइल पर, यूएस बेसिस पर, बहरेन, कतर, कुवैत, UAE और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिवली ब्लॉक हो गई। वो एक चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। जब वो रुका, मार्केट्स ने सीधा रिएक्ट किया। ऑयल प्राइसेस ऊपर, गोल्ड स्पाइक किया, स्टॉक्स नीचे। ये सिर्फ एक वॉर जोन की खबर नहीं रही, ये ग्लोबल इकोनॉमी का मसला बन गया। मुल्ला काफी कमजोर हो चुका था 2024 के बाद। सीरिया में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका। ईरान खुद इंटरनली एक फ्रेजाइल फेज में था। गल्फ कंट्रीज वो पब्लिकली कंडेमनेशन कर रहे हैं लेकिन प्राइवेटली रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं। कतर के एक्स PM ने सीधा कहा कि GCC को ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो फोर्सेज हैं जो चाहती हैं कि गल्फ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, उनका फायदा अलग है। कोई भी फुल स्केल रीजनल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एस्केलेशन का खतरा सिर्फ थ्योरी में नहीं रहा। फिर पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया वो क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट था। ईरान पर स्ट्राइक कंडेम किया, ईरान के गल्फ अटैक्स भी कंडेम किए और डी एस्केलेशन की ऑफर दी। ये डिप्लोमैटिक टाइट रोप है और अभी तक ठीक चल रहा है, लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन करना जितना सिंपल लगता है उतना होता नहीं। पाकिस्तान के रिलेशंस यूएस के साथ हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हैं, UAE के साथ हैं, ईरान के साथ भी हैं और चाइना के साथ भी। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा पोलराइज हुआ तो प्रेशर पाकिस्तान पर भी आएगा। सबसे बड़ा इमीडिएट रिस्क ऑयल। हर $10 इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान के करंट अकाउंट पर 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का एडिशनल बर्डन डालता है। अगर ऑयल $100 तक गया, और अभी रूमर्स वही चल रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी जो पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में मुश्किल से हासिल की थी, वो रिवर्स हो सकती है। रशिया यूक्रेन वॉर याद करो। 2022-23 में ब्रेंट क्रूड $100 to $125 पर बैरल था। रुपी 170 से 305 रुपीस तक गया। IMF के साथ निगोसिएशंस, इन्फ्लेशन, इंपोर्ट बिल का प्रेशर, वो सब सिर्फ एक की वॉर की वजह से हुआ था। वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ती, वो आपके पेट्रोल पंप पर दिखती है, आपकी किरियाना की दुकान पर दिखती है, आपकी करेंसी पर दिखती है। ये सिर्फ 3 मुल्कों की जंग नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट है। यूएस रीअसर्टिंग डोमिनेंस, इजराइल एक्सपैंडिंग ऑपरेशनल रीच, ईरान डिफेंडिंग सॉवरेंटी नैरेटिव, गल्फ कैलकुलेटिंग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वाइवल मोड में है। जो चीज देखनी चाहिए वो ये है कि इस एस्केलेशन के बाद कौन स्ट्रॉन्गर निकलेगा, कौन इकोनॉमिकली ज्यादा वल्नरेबल होगा, और जब ये नया रीजनल ऑर्डर फाइनली शेप लेगा, पाकिस्तान उस वक्त कहां खड़ा होगा। कमेंट्स में बताओ, क्या पाकिस्तान को स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए या क्वाइटली एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट चूज करना ज्यादा समझदारी होगी।